जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे इंडी गठबंधन की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। बंगाल हो, बिहार हो, इसके अलावा पंजाब हो और अब उत्तर प्रदेश में भी आरएलडी ने सपा से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो जो 7 सीट का समाजवादी पार्टी का ऑफर था वो आरएलडी ने ठुकरा दिया है और अब वो एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव में जा सकते हैं। वैसे अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बनारस की जनता क्या सोचती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम इस समय मौजूद हैं चाय की एक दुकान पर, मशहूर दुकान पर। हम बात करेंगे वहाँ के लोगों से। तो चलिए भैया, हम भैया से ही बात कर लेते हैं। मिजाज क्या चल रहा है देश का इस समय? इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, अंदर बात करें। अच्छा, अंदर हम बात करें, ठीक है। आपने इशारा कर दिया है कि हम अंदर बात करें। लोग भी यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लग क्या रहा है, बनारस में विकास हुआ है 10 सालों में? सर बहुत हुआ है, बहुत हुआ है बहुत विकास हुआ है। जैसे कुछ विकास के फ्लाईओवर का विकास हुआ है, हमारे का जो काशी विश्वनाथ जी का जो वो है मस्जिद है उसका विकास हो रहा है, कॉरिडोर का हर चीज़ का विकास हो रहा है। और किसी को क्या चाहिए? सपा और आरएलडी में दूरियां देखी जा रही है। आपको क्या लगता है सपा इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएगी? टक्कर देखिए सर, टक्कर तो सभी देंगे, मगर नहीं लगता कि किसी और की सरकार आ सकती है बीजेपी के अलावा, क्योंकि बीजेपी की सरकार अच्छी काम कर रही है और लोगों की भी नज़र में अच्छी काम कर रही है। अगर सर किसी की सरकार आनी रहती तो पहले आ चुकी होती, मगर अब नहीं लगता है कि उम्मीद नहीं है कि किसी की सरकार आएगी। उम्मीद नहीं है कि किसी की सरकार आ सकती है। बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। विश्वजीत जी, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर आप जाते हैं, ये बताइए उत्तर प्रदेश में आरएलडी ने संकेत दे दिए हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे लोकसभा चुनाव में। क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, इसके मायने बताने से पहले तो सबसे पहले स्पष्ट ये कर देते हैं कि सीट बंटवारे को लेकर के कहीं ना कहीं जो विपक्ष की गठबंधन बनाई गई है, इंडी गठबंधन जिसे नाम दिया गया है, इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेके लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई किसी के पाले में जाएगा, कोई किसी के पाले में जाएगा। इसका कारण यह है कि उसमें जितने भी दल शामिल हैं कहीं ना कहीं क्षेत्रीय छत्रपों का वो दल है और क्षेत्रीय छत्रपों को अपना सम्मान बचाना है, अपना आगे आने वाला भविष्य बचाना है, तो वो सीटों को लेकर के तो दावेदारी ठोकेंगे। लेकिन यदि रणनीतिकारों की बात मानी जाए तो इंडी गठबंधन पूरी तरीके से एक मजबूत दावेदार के तौर पर जो है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को जो है वो टक्कर देती हुई नजर आएगी। बात कर लें तो रणनीतिकारों के अनुसार, इन सूत्रों के हवाले से जैसे आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी खबरें मिलती हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यह पूरे देश में विपक्षी गठबंधनों को, विपक्षी दलों को जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ने का काम कर रहा है, आप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों की भी बात कहें कि एक जो राज्य है वहाँ पर बड़ा प्रभाव रहता है। आरएलडी 7 सीटों पर नहीं मान रही थी समाजवादी पार्टी के साथ और 3 से 4, 4 से 5 यानी 3 से 5 के बीच में वो एनडीए के साथ जाने के लिए तैयार हैं। यानी कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि जो भी इनके साथ नुकसान होगा फायदा होगा। देखिए, इमारत की मजबूती का अंदाज़ा जो है और इमारत की खुशहाली का अंदाज़ा जो है उस इमारत के बाहरी चीज़ों को देखकर नहीं लगाया जा सकता। निश्चय ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरे देश में राममय माहौल है, तो कहीं ना कहीं अन्य दल भी चाह रहे हैं कि कहीं हिंदू बनाम मुस्लिम का जो हर बार मुद्दा बनाया जाता है, एजेंडा सेट किया जाता है, उसी एजेंडे पे यह भी चुनाव होगा। तो लोगों को कयास यह भी लग रहा है कि मोदी 3.0 की सरकार बनेगी। शायद यही हो सकता है कि आरएलडी अपने दिमाग में ये बात बैठा ली हो और मोदी 3.0 का ख्वाब देखने के चक्कर में वो एनडीए गठबंधन में जाना चाहती हो। अब सपा अकेले जाएगी तो यानी टक्कर देगी। आपको क्या लगता है देश का मिजाज क्या चल रहा है इस समय? किसको मौका मिलेगा? 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर लें भैया। देखिए, मौका रोजगार को मिलना चाहिए, मौका स्वास्थ्य को मिलना चाहिए और मौका एजुकेशन को मिलना चाहिए। 3 चीज़ अगर देश में रहें तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे किसी की भी सरकार हो, बीजेपी आए, सपा आए, कांग्रेस आए, कोई भी सरकार आए, नेता लोग अगर ईमानदारी से अपना काम अगर कर लें तो हम बता रहे हैं कि यहाँ हमारा देश जो है विश्व गुरु जो कहते हैं कि विश्व गुरु बन जाएगा, तो उसे विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप किस जनपद से हैं? वाराणसी से हैं कि? मैं वाराणसी से हूँ। वाराणसी में तो हम भी देख रहे हैं जमीनी स्तर पर कई बदलाव हुए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की स्थिति क्या है?
जहां पर जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने काम किया। जैसे मैं आसपास के जिले की बात कर लूँ, चंदौली की, महेंद्र नाथ पांडे जी 2 बार वहां से सांसद रहे, विकास हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है विकास। देखिए, मैं बोला ना कि अगर नेता लोग ईमानदार हो जाएं तो हमारा देश अपने आप विकास करने लगेगा। जब नेता ही ईमानदार नहीं रहेंगे तो विकास किस चीज़ का? ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप कैसे देखते हैं, किसे मौका मिल रहा है इस बार? मौका देखिए, जो भी चल रहा है यहाँ पे स्ट्रीम चल रहा है, लेकिन भाजपा 3.0 की सरकार बनेगी। लेकिन इन्होंने जो पॉइंट्स बोला कि रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके और समाज सुधार जो होना चाहिए, देखिए समाज का लय भी काफ़ी हद तक बिगड़ा है या बना है। ठीक है, अपने अपने सबके विचार होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से समाज का ऐसा जो रहना चाहिए प्रेजेंटली वो नहीं है। एक मॉडर्नाइजेशन जो लाई जा रही है, चीज़ों का विकास किया जा रहा है, विकास करने में बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ा भी जा रहा है। ठीक है, तो रोजगार देने में सक्षम हुई है कि नहीं सरकार? नहीं, हमें नहीं लगता है कि सक्षम नहीं। बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। आप जीडीपी देखिए, घट गया है। आप रोज़गार के मामले में देखेंगे, 1 करोड़ रोज़गार मोदी जी बोले थे कि हर साल दिया जाएगा। कहाँ से मिल रहा है? कहीं मिल रहा है? कोई वैकेंसी आ रही है तो उसका पेपर लीक हो जा रहा है। अभी सीटेट का पेपर हो रहा था, उसका जो है पेपर लीक हो गया, अभी आज ही की बात है। तो रोज़गार भाई, रोज़गार चिल्लाने से नहीं होता है, रोज़गार देने से होता है। अब देखिए, बिहार में तेजस्वी जी की सरकार थी, उन्होंने 7 महीने में लगभग 40 लाख शायद वैकेंसी कुछ था, मुझे नहीं पता, 4 लाख शायद था कुछ। तो वो वैकेंसी आई और उसमें जो है लोगों की भर्तियां भी हुई। तो वैसे भर्ती हुई है, अच्छी संख्या में भर्ती हुई है, तो वही होना चाहिए। आप बीजेपी से रहिए, आप कांग्रेस, सपा, किसी पार्टी से रहिए, भाई हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रोटी, बिजली, पानी और रोजगार और स्वास्थ्य। 4-5 चीज़ें हमारे आधारभूत हैं, वो दे दे भाई, हम किसी को भी वोट कर देंगे। ये विषय मूल है और इन्हीं विषयों को लेकर विपक्ष को जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो बाकी दलों को साधने में वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है? बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम अकेले लेंगे। खैर, वो एक अलग विषय है, क्योंकि वहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। वहाँ पर विशेष तौर पर ममता बनर्जी का अच्छा खासा वहाँ पर जनाधार है। तो और अलग अलग जगहों पर क्यों बिखराव देखने को मिल रहा है, जबकि एनडीए ने सारे तरफ गोलबंदी कर ली है? फूट डालो, शासन करो। वोट डालो, शासन करो। बीजेपी की नीति यही है कि फूट डालो और शासन करो। जो अंग्रेज़ों से हमें जो मिला है इतिहास में, जो हमें जो विरासत में मिली है, ये एक चीज़ बहुत गंदी मिली है। हर जाति को जाति से लड़ा दो, जातीय समीकरण बैठा दो, और जातीय समीकरण बैठाने के बाद भाई अपना मलाई काटो। भाई ये तो बात कह रहे हैं कि फूट डालो, राज करो, इसके अलावा जाति जाति पे लड़ाने का आरोप लगा रहे हैं ये। लेकिन बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कैसा सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास? यदि इसकी बात कर रहे हैं तो मैं चंद शब्दों में बता दूं कि 2014 के बाद से आप ध्यान दीजिएगा निशान जी, कि जितने भी जातिगत संगठन का अभ्युदय हुआ 2014 के बाद हुआ, चाहे बात कर लें रातों रात करड़ी सेना के अभ्युदय की, या ब्राह्मण महासभा के नाम पे कई संगठन चल रहे हैं, भीम आर्मी का गठन जो था या प्रादुर्भाव कहा जाए तो वह 2014 के बाद आया। तो किस जाति को और किस जाति और धर्म को आप एक होने की बात कर रहे हैं? यहाँ किसी का सबका साथ और सबका विकास का जी हाँ, कि सारी योजनाओं का लाभ जो है हम सीधे तौर पर बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के पहुंचाए हैं। 80 करोड़ लोगों को अगर हमने मुफ्त में राशन दिया तो ये पूछ कर नहीं दिया है कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, ये कहना है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिए। 5 किलो राशन आप गाँव में निकल कर देखिए, क्योंकि कहा जाता है, देख लीजिए, सुन लीजिए एक बार, गांव से ही तय होता है, क्योंकि कृषि प्रधान देश कहते हैं ना लोग कि कृषि प्रधान देश है। आप कागज़ों की खूबसूरती मत देखिए, आप गाँव में निकलिए। गाँव में क्या हुआ करते थे? तालाब हुआ करते थे, कुआं हुआ करते थे, चौपाल लगते थे। वर्तमान में जाइए तो विकास का एक ऐसा वाहडंबर आपको देखने को मिलेगा कि कुएं में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके उसका सुंदरीकरण कर दिया गया, तालाब का सुंदरीकरण कर दिया गया, लेकिन उसमें पानी है कि नहीं है, गंदा पानी है या साफ पानी है या नहीं देखा जाता। रही बात स्कूलों की, प्राथमिक विद्यालयों की, भवन बहुत बढ़िया बन गए, लेकिन उसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और कितने बच्चों पे कितने शिक्षक हैं, ये मायने रखता है। तो विकास का ये दायरा होना चाहिए। और जो आप विकास की गाथा सुना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, मूर्ति में प्राण नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। मूर्ति में प्राण नहीं होता है, लेकिन वर्तमान की सरकार हो या विपक्ष के जितने भी दल हों, केवल मूर्ति बनाने की होड़ लगी है। करोड़ों रुपया लगा करके एक से एक बड़ी मूर्ति। कोई कह रहा है कि मैं
200 फीट की मूर्ति लगवा दूंगा, कोई कह रहा है कि 250 फीट की मूर्ति लगवा दूंगा। लेकिन जो दैनिक ज़रूरतें हैं, जैसे आप सभी लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सब पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये सब कहाँ टिक रहे हैं। सही बात है। एक अंतिम सवाल कि चंदौली में आप रहे हैं, तकरीबन हम बात कर लें 12 से 15 घंटे आप ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, बिहार तक आप जाते हैं। चंदौली में कितना विकास हुआ है? केंद्रीय मंत्री का वो संसदीय क्षेत्र है, कितना विकास? देखिए, केंद्रीय मंत्री का ही संसदीय क्षेत्र कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसी चंदौली जनपद में 3 मंत्री, राजनाथ सिंह जी भी चंदौली जनपद से ही जुड़े हुए हैं। अनिल राजभर की बात की जाए तो वो भी चंदौली जनपद के ही हैं, और वर्तमान के जो सांसद और भारी उद्योग मंत्री माननीय महेंद्रनाथ पांडे जी भी हैं, तो वो भी चंदौली से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन 3 मंत्री होने के बाद विकास की गाथा क्या सुनाई जाती है? जब हम फील्ड में, आपने कहा कि मैं फील्ड में रहता हूँ, मैं फील्ड के लोगों की बात बता रहा हूँ। उनका कहना है विकास की गाथा किसको बताते हैं लोग, तो जो रेलवे ओवरब्रिज बना है, अब रेलवे ओवरब्रिज जो रेलवे का काम है उसको अपने काम से जोड़ दिया जाता है। फिर सड़कों का निर्माण लोग बताते हैं। एक तरफ तो नितिन गडकरी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है दरकिनार करती हुई नजर आती है, और दूसरे तरफ उसी नितिन गडकरी के कामों को विकास के रूप में दिखाती हुई नजर आती है। हम आपसे सवाल लेंगे, कितने 10 साल उनके कार्यकाल हो रहे हैं, कितने अस्पताल बने हैं? एक भी अस्पताल तैयार हुए वहाँ पे? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा, हमारे पास समय की भी में उसी मुद्दे पे आ रहा था। मेडिकल कॉलेज जो अभी बन के तैयार हो चुका है, बाबा कीनाराम राजकीय मेडिकल कॉलेज जो है नौबतपुर में बन के तैयार हो चुका है। लेकिन उससे पहले की यदि बात करें तो 2014 से लेकर के 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया। इन 10 सालों में एक ट्रामा सेंटर भी खुलने वाला था चंदौली में, आपको जानकारी होगा तो होगा। वह ट्रामा सेंटर जो है रामनगर के ठीक बगल में खुलने वाला था, जिसका निर्माण जानते हैं कितना हुआ है? केवल बाउंड्री वाल 6 फीट की बना दी गई है, और एक बोर्ड लगा दिया गया है, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया है फलाने ढिमकाने, जो भी, मैं नेता का नाम चूंकि नहीं लूँगा, वो नाम लिख करके छोड़ दिया गया है। और 2019 के चुनाव से ठीक पहले भी शिलान्यास किया गया था, और 2024 के चुनाव से ठीक पहले भी पुनः उसका शिलान्यास किया गया, और शिलान्यास करने में करोड़ों रुपए जो थे खर्च किए गए दिखावा करने में, विज्ञापन करने में। सारी व्यवस्थाएं अभी करनी है। आप उनके जो कामकाज हैं उनको मानते हैं कि कहीं ना कहीं काफ़ी अधूरा रहा और मूलभूत सुविधाओं से वो काफ़ी दूर रहे। तो ये थी हमारी बातचीत बनारस की जनता से। हम अंतिम कमेंट भी ले लेते हैं। आरएलडी सपा में दूरियां देखी जा रही है, नज़दीकियां एनडीए से बढ़ रही है आरएलडी की, क्या मानते हैं? यानी यहाँ पर सपा की मुश्किलें बढ़ेंगी, उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी कि नहीं? देखिए, नज़दीकी दूरियां तो योगी जी और मोदी जी के बीच भी हुई है, लेकिन अंदर से मिले हुए हैं, अंदर से अलग हैं लेकिन बाहर से मिले हुए हैं। उसी तरह सपा आरएलडी का है, तो भाई मन मुटाव, देखिए जहाँ 2 थाली रहती है आपस में थोड़ा बहुत रहता है, तो उसी चीज़ को आप बढ़ा चढ़ा के पेश करें, मीडिया पेश करे या कोई पेश करे, तो भाई गलत बात है। तो बात का पतंगड़ बनाना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का एक बड़ा जनाधार है, अब वो एनडीए के साथ अगर जाते हैं तो नुकसान होगा सपा का? नुकसान सपा का होगा ही, सपा का नुकसान होगा। आप मानते हैं विश्वजीत जी कि अगर एनडीए के साथ आरएलडी जानते हैं तो बड़ा नुकसान होगा, या अकेले लड़ेंगे तो फायदा होगा? देखिए, मैं इसमें नुकसान ना सपा का कहूँगा, ना आरएलडी का कहूँगा, ना भाजपा का कहूँगा। सीधे तौर पे ऐसे जब गठबंधन में बिखराव होता है, इधर से उधर जब लोग पाले बदलते हैं, तो इसमें नुकसान जनता का होता है। बात करें सटे हुए प्रदेश बिहार की, तो बिहार में आपने पलटू चाचा का नाम सुना होगा। पलटू चाचा को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 11 बार, सुन लीजिए, 11 बार संकल्प लिए हैं पलटू चाचा, 9 बार तो मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए, 2 बार और बचा हुआ है। और कहीं ना कहीं बिहार में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, यूपी में भी अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर जनता को नुकसान होगा। समझ सकते हैं कि देश में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि आरएलडी बीजेपी के साथ जाती है कि नहीं, लेकिन इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।